गर्भावस्था में बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होने के बावजूद बच्चेदानी के मुख की लेंथ कम होने की वजह से या फिर बच्चेदानी का मुख कमज़ोर होने की वजह से बच्चा दूसरी तिमाही में ही गिर जाता है, या फिर तीसरी तिमाही के शुरुआत के दिनों में बच्चे के अधूरे महीने पे डिलीवरी हो जाती है। ऐसे केसेस में या तो बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर पाता है या फिर अधूरे महीने पे डिलीवरी होने के कारण बच्चा कमज़ोर होने की वजह से उसको काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। मैं डॉक्टर फातिमा रेटिया, मैंने गायनिक में एमएस डिग्री के बाद फीटल मेडिसिन फाउंडेशन इंग्लैंड के द्वारा अधूरे महीने पे डिलीवरी को प्रेडिक्ट करने के लिए बच्चेदानी की मुख की जांच की सोनोग्राफी में निपुणता का सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है। बच्चेदानी का मुख अगर कमजोर होता है तो उसका सर्कलास के द्वारा इलाज किया जाता है। उसमें क्या करते हैं और वो सक्सेसफुल हो उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो मेरे सर्कलास के काफ़ी सारे सक्सेसफुल केसेस के जिनकी प्रेगनेंसी पूरे महीने तक खिंची है और जिनको पूरे महीने के स्वस्थ बेबी की डिलीवरी हुई है, उसमें से एक केस के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसको आखिरी तक जरूर देखिएगा। ये जो पेशेंट थी वो दूसरी प्रेगनेंसी में मेरे पास आई। उसको इसके पहले के प्रेगनेंसी में छठे महीने पे बच्चेदानी का मुख खुल जाने की वजह से डिलीवरी हो गई थी। तो बच्चा जिंदा नहीं रह पाया था। उसको लेबर पेन उठे बिना ही उसके बच्चेदानी का मुख खुल गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके बच्चेदानी का मुख कमज़ोर था। प्रेगनेंसी में जैसे जैसे बच्चे का वजन बढ़ता है, बच्चे के आसपास का पानी बढ़ता है, बच्चेदानी का मुख इतना मजबूत होना चाहिए कि वो ये सारे वजन को झेल पाए और खुल नहीं जाए, बच्चे को अच्छे से होल्ड कर पाए, क्योंकि अगर वो खुल जाएगा तो बच्चा गिर जाएगा। ये प्रेगनेंसी को मैंने स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने का निर्णय किया। मैंने उसकी प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट शुरू की। 13वें हफ्ते पे उसका एन्यूप्लॉइडी स्कैन कराया कि जो नॉर्मल था, और 16th वीक से 16वें हफ्ते से मैंने हर 2 हफ्ते सोनोग्राफी करके बच्चेदानी के मुख की लंबाई देखने का निर्णय किया। 16वें हफ्ते पे अंदर की सोनोग्राफी करी, उसमें बच्चेदानी के मुख की लेंथ मुझे कम मिली। बच्चेदानी की मुख की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर से कम होती है तो उसको हम शॉर्ट सर्विक्स बोलते हैं। तो पहले की हिस्ट्री और ये सोनोग्राफी के बेसिस पे मैंने उसका सर्कलास करने का निर्णय किया। सर्कलास एक छोटा सा ऑपरेशन है कि जिसमें हम बच्चेदानी के मुख पे टाके लेते हैं और बच्चेदानी के मुख को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो बच्चे का और उसके प्रोडक्ट्स का वजन झेल पाए, दबाव की वजह से खुल नहीं जाए। ये ऑपरेशन में 15 मिनट तक का ही समय लगता है। वो एनेस्थेसिया के अंदर होता है तो पेशेंट को बिल्कुल कुछ भी पता नहीं चलता है और सेम डे पे ही पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। ये ऑपरेशन के बाद पेशेंट को भी जरूरी प्रिकॉशंस लेने होते हैं ताकि प्रेगनेंसी पूरे महीने तक खिंच पाए। ये महिला की प्रेगनेंसी पूरे महीने तक खिंच गई और पूरे महीने पे जब 37 वीक हुए, 37 वीक पे बच्चा मैच्योर हो जाता है, वो टाइम पे मैंने पेशेंट को बुलाया और उसके स्टिच रिमूव किए। ये स्टिच रिमूव करने की प्रक्रिया बिल्कुल पेनलेस होती है, उसमें कोई एनेस्थेसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस पेशेंट को अपने शरीर को रिलैक्स रखना होता है, ढीला छोड़ना होता है ताकि डॉक्टर ताके की जो गांठ होती है उसको अच्छे से देख पाए और रिमूव कर पाए। ये स्टिच रिमूव करने के बाद कभी भी आपको लेबर पेन शुरू हो सकते हैं। कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, वो पेशेंट की प्रकृति पे डिपेंड करता है। यह महिला को स्टिच खोलने के 3 दिन के बाद लेबर पेन शुरू हुए। रात को पेन की वजह से 10 बजे हॉस्पिटल में एडमिट हुई। उसको चेक करने पर मुझे पता चला कि वो ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर डायलेटेड थी, 5 उंगली जितना उसका मुख खुल चुका था और मॉर्निंग तक उसकी डिलीवरी होने वाली थी। तो अर्ली मॉर्निंग में 7 बजे के करीब उसकी 3 किलो 600 ग्राम की बच्ची की मैंने नॉर्मल डिलीवरी कराई। आज वो बच्ची और माँ दोनों काफ़ी स्वस्थ हैं। ये महिला ने मेरे सारे प्रिकॉशंस फॉलो किए थे। तो ऐसे क्या प्रिकॉशंस होते हैं, सर्कलास के बाद ऐसा क्या करना चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल रहे। सबसे पहली चीज़ कि आपको अच्छे से रेस्ट करना है। 3-4 दिन पूरा बेड रेस्ट करना है। रेस्ट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। आपको कितना रेस्ट और कैसे रेस्ट करना है वो आपके गायनिक आपकी कंडीशन को देख के आपको समझा सकते हैं। 3-4 दिन के बाद भी आपको दोपहर में 1 से 2 घंटे और रात को 7 से 8 घंटे सोना है। आपको अच्छा खाना खाना है, पौष्टिक आहार लेना है, हाई फाइबर डाइट लेनी है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, कब्ज नहीं हो। प्रेगनेंसी में कब्ज को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में है, वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि कब्ज छोटा है तो आपको संडास करने के लिए जोर करना पड़ता है, तो नीचे टाकों पे भी प्रेशर पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा पानी पीना है। पानी भी कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है और पानी की वजह से डिहाइड्रेशन नहीं होता है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी बच्चेदानी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, प्रीटर्म लेबर और मिसकैरेज की संभावना बढ़ जाती है। आप पानी को अलग अलग फॉर्म्स में ले सकते हैं, जैसे कि नारियल पानी, नींबू पानी, फ्रेश फ्रूट का जूस, सूप इत्यादि। पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके कुछ न कुछ खाते रहना है। फ्रिक्वेंट स्मॉल मील्स लेने हैं। आपको संबंध नहीं रखना है, क्योंकि संबंध की वजह से
बच्चे रानी के कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट होते हैं तो लेबर पेन शुरू हो सकते हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है। आपको भारी वजन नहीं उठाना है क्योंकि भारी वजन की वजह से नीचे प्रेशर पड़ सकता है और मुख खुल सकता है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी भारी वजन ही होते हैं, तो उन्हें भी नहीं उठाने हैं। आपको बाहर का कुछ भी नहीं खाना है क्योंकि बाहर का खाने से अगेन आपको डायरिया वोमिटिंग हो सकता है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है, अगेन प्रीटर्म लेबर और मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। आपको डॉक्टर जब भी बुलाते हैं, जैसे बुलाते हैं, रूटीन विजिट पे जाना है और डॉक्टर की सारी एडवाइस फॉलो करनी है। आपको रिलैक्स रहना है, आपको बहुत टेंशन में नहीं रहना है कि मेरा सर्कलाज क्या हुआ है, क्या होगा।